हरिओम तत्सत। यह मकर लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में आयु भाव के स्वामी है, यानी अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। तो अष्टम भाव के स्वामी को अकारक भी माना जाता है, परंतु सूर्य एवं चंद्रमा को अष्टम भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता है। खैर, सूर्य यहाँ पर देखिए लग्न में विराजमान है और पर केतु की दृष्टि भी है, यानी सूर्य जो है वह केतु से लग्न में पीड़ित हो रहे हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य, जीवन की उन्नति, आयु, इन सब क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से सूर्य देख रहे हैं, सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण वैवाहिक जीवन के सुख में भी कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। सूर्य जो है वह एक अग्नि तत्व ग्रह है, इसलिए जब भी सप्तम भाव में उनका प्रभाव होता है तो वैवाहिक जीवन में परेशानी एवं मतभेद भी होता है। परंतु सूर्य अगर केतु से पीड़ित होंगे तो जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानी भी होगी। चलित कुंडली में जो सूर्य है वह द्वादश भाव में चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस है ना, तो ये वहां से पीछे चले जा रहे हैं। पीछे चले जाने के कारण बाहरी स्थानों के संबंध से सहयोग एवं सफलता प्राप्त होती है, खर्च अधिक रहता है। परंतु ऐसा भी माना जाता है कि आयु भाव के स्वामी यदि व्यय भाव में चले जाएंगे तो भी स्वास्थ्य एवं आयु से संबंधित कुछ कमी होती है। परंतु इसको ज़्यादा आपको महत्व नहीं देना है या कोई यह डरने वाली बात नहीं है। यह जो फलादेश का जो नियम है वह मैं बता रहा हूँ। तो लग्न कुंडली में तो सूर्य जो है वह लग्न में ही विराजमान है, परंतु मेन केतु से पीड़ित है। इसलिए आपको चाहे सूर्य यहाँ हो चाहे वहाँ हो, उपाय आपको जो बताया गया वही करना है, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। जैसे सूर्य का मंत्र जाप करना, सूर्य को जल अर्पित करना और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना। चंद्रमा जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है, लग्न में विराजमान है शनि के घर में, और यह सूर्य के साथ विराजमान है, यानी अमावस्या का जन्म है। तो चंद्रमा अंश बल में तो मजबूत है, 19 अंश के हैं, लेकिन पक्ष बल में यह बिल्कुल कमजोर है। और जिस प्रकार केतु सूर्य को पीड़ित कर रहे थे उसी प्रकार केतु चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहे हैं। तो लग्न में सूर्य भी पीड़ित हो गए और चंद्रमा भी पीड़ित हो गए और अमावस्या का जन्म भी हो गया और यह योग भी लग्न में बन रहा है। तो जिसके कारण स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। और यहाँ से चंद्रमा अपने ही घर में देख रहे हैं, तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख अच्छा प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ तो चंद्रमा पीड़ित हो रहे हैं और पक्ष बल में भी कमजोर हैं, इसलिए यहाँ पर श्रेष्ठ लाभ नहीं प्राप्त होगा 19 अंक होने के बाद भी। तो यहाँ चंद्रमा का मंत्र जाप करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं, माता की सेवा इत्यादि करें, और फिर जिस प्रकार केतु सूर्य को पीड़ित कर रहे थे उसी प्रकार केतु चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहे हैं, तो केतु से संबंधित दान एवं उपाय करेंगे। उसके बाद मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल जो है माता भूमि भवन के स्वामी है और आमदनी भाव के स्वामी है, बड़े भाई के स्वामी है, और मंगल अष्टम भाव में विराजमान है और यह 29 अंश के हैं। अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, लेकिन 29 अंश के साथ साथ वक्री भी हैं, इसलिए बहुत ज्यादा कमजोर नहीं माना जाएगा। कोई भी ग्रह यदि वक्री होते हैं तो उनके बल में वृद्धि होती है, यानी अंश बल में तो हमें दिख रहा है कि मंगल कमजोर है, 29 अंश के हैं, परंतु वक्री होने के बाद यह जो है कमजोर नहीं माने जाएंगे और यह एक अच्छा फल देंगे। लेकिन कोई भी ग्रह छठे, 8वें, 12वें में चले जाते हैं शुभ ग्रह, तो उनके फल में कमी भी होती है। तो यहाँ मंगल किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है, तो यहाँ विराजमान होने के कारण आयु में तो वृद्धि होगी, परंतु माता भूमि भवन के क्षेत्र में कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होगी। यहाँ से मंगल अपने घर में, खुद के घर में देख रहे हैं, तो जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, कई बार अचानक लाभ भी प्राप्त होता है। लेकिन जब यह मंगल द्वितीय भाव में देखेंगे तो धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। और तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होती है, माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति हिम्मती एवं परिश्रमी भी होते हैं। तो यहाँ मंगल से संबंधित आपको मंत्र जाप इत्यादि करना है, कोई विशेष उपाय नहीं करना है। बुध इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी है, और जो बुध है वह लग्न में विराजमान। तो बुध जो है त्रिकोण के स्वामी है, इसलिए सबसे कारक माने जाते हैं, और लग्न में विराजमान होने के कारण सूर्य के साथ भी विराजमान है, तो इसको बुधादित्य योग भी बोला जाएगा। और सूर्य को अष्टमेश का दोष भी नहीं लगता है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है।
शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है और भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होती है। परंतु यहाँ पे देखिए बुध 0-0 अंक है, बिल्कुल कमजोर है, जिसके कारण उससे संबंधित कोई भी श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ आपको बुध को प्रबल करना आवश्यक है। उसके बाद हम गुरु के विषय में चर्चा करते हैं। तो गुरु जो है इस कुंडली में व्यय भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है। गुरु को इस कुंडली में अकारक माना जाता है। तो चतुर्थ भाव में विराजमान है गुरु और इस पर शनि की दृष्टि है। तो शनि जो है चतुर्थ भाव को तो पीड़ित करेंगे, लेकिन गुरु को शनि जो है कोई ऐसा पीड़ित करने वाले नहीं है। तो यहाँ जो गुरु विराजमान है, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ, बहुत ज़्यादा नहीं परेशानी हुई क्योंकि अपने मित्र के घर में, तो कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का भी सुख प्राप्त होता है और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि विदेश का भी स्वामी है, तो बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से गुरु दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव में, जिसके कारण आयु में वृद्धि होती है और दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता भी प्राप्त होती है। और यहाँ से द्वादश भाव में जब खुद के घर में भी देख रहे हैं, तो फिर बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति एवं सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ देखिए जैसे कि शनि उच्च राशि में विराजमान है और इस पर गुरु की दृष्टि है, तो ऐसे व्यक्ति इंजीनियरिंग से संबंधित, मैकेनिकल से संबंधित भी काम में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। शुक्र जो है इस कुंडली में सबसे राजयोग कारक ग्रह है, पंचम भाव के स्वामी है और दसम भाव के भी स्वामी है। और शुक्र यहाँ द्वितीय भाव में विराजमान है, 18 अंश है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ विराजमान होने के कारण धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती है। विद्या बुद्धि संतान का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, उन्नति होती है। और यहाँ से शुक्र दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव में, तो जिसके कारण आयु में भी सहयोग प्राप्त होता है। तो शुक्र के लिए आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति में शुक्र विराजमान। और जब भी शुक्र की जब दशा या अंतरदशा आएगी, तो उस समय आपको बहुत ही श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो। शनि के विषय में चर्चा करते हैं। तो शनि जो है खुद लग्नेश है और द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं और दसम भाव में उच्च राशि में विराजमान है, जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है और धन एवं कुटुंब का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती है। और यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं देखिए द्वादश भाव में, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता भी प्राप्त होती है। लेकिन यही शनि जब चतुर्थ भाव में मंगल के घर में दृष्टि डालेंगे, जो कि शनि की नीच राशि है, तो यहाँ पर माता भूमि भवन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होगी। और जब शनि यहाँ सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे, तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख, कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है और विवाह में बहुत ज्यादा विलंब होता है। तो इस प्रकार शनि जो फलादेश है आपने देखा कि लाभ भी दे रहे हैं और परेशानी का भी योग बना रहे हैं। और शनि जो है वो चलित कुंडली में भाग्य स्थान में आ रहे हैं, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति भी होती है, धर्म का पालन करते हैं। तो यहाँ जो है शनि चतुर्थ भाव में और सप्तम भाव में दृष्टि डालकर जो है परेशानी का योग बना रहे हैं। इसलिए लग्नेश होने के बाद भी इसका रत्न इत्यादि नहीं धारण करेंगे, आपको जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय करना आवश्यक है। उसके बाद राहु से संबंधित चर्चा करते हैं। तो राहु यहाँ पर मंगल के घर में विराजमान है और 19 अंश के हैं। तो यहाँ विराजमान होने के कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी अचानक लाभ प्राप्त होता है तो अचानक बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। और यहाँ से तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में परेशानी होती है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख भी प्राप्त होता है। और सप्तम भाव में दृष्टि डालने के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है और विवाह में बहुत ज्यादा विलंब भी होता है और परेशानी भी होता है। तो राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है, इसका रत्न आपको गलती से भी धारण नहीं करना है। केतु यहाँ विराजमान है, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। नवम भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति होती है। एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाई एवं परेशानी होती है। कई बार आपको अचानक बहुत लाभ प्राप्त होगा तो अचानक उसी प्रकार नुकसान भी हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार से गलत तरीके से प्राप्त आमदनी करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।
और जब केतु यहाँ से लग्न में देखेंगे तो लग्न में देखिए सूर्य को भी देख रहे हैं और चंद्रमा को भी देख रहे हैं, दोनों को देख रहे हैं, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, मानसिक परेशानी बनी रहती है और चोट, दुर्घटना इत्यादि लगने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना है और केतु से संबंधित भी रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। तो इस प्रकार सभी ग्रहों का उपाय आपको बताया गया। और एक बात समझिए, जैसे कि बुध और चंद्रमा है, ये सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये बहुत जल्द विवाह कराते हैं। लेकिन अब जब शनि और राहु दृष्टि डाल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा विलंब भी करवा दें, तो दोनों योग बन रहा है। तो इसलिए इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। हरि ओम तत्सत।